ज़रा सोचिए, कोई आपसे कहता है कि आप शादी नहीं कर सकते हैं और इसका कारण है आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद। ये विचार बहुत हैरान कर देने वाला है ना? क्या आपको पता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार को भारतीय संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। इसमें कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी या फिर जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि विवाह के अधिकार का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, लेकिन आर्टिकल 19, 21 और 15 सहित विभिन्न अनुच्छेदों में इसका मतलब अंतर्निहित है। चूंकि आर्टिकल 21 नागरिकों को जीवन जीने की और व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी देता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आर्टिकल 21 हमें व्यक्तिगत आज़ादी देता है तो इसका मतलब ये भी है कि हम आज़ाद हैं और हम अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अन्य प्रासंगिक कानूनों के अलावा विवाह से जुड़े हुए सभी अधिनियम और सभी कानून आर्टिकल 21 पर आधारित हैं और इसीलिए अपनी पसंद से चुने गए इंसान के साथ शादी करना मौलिक अधिकार माना गया है। हालांकि इस मौलिक अधिकार को मान्यता ना देना व्यक्तिगत पसंद के मुद्दे से बहुत अलग है और ये हमारे समाज के एक बड़े तबके को भी प्रभावित कर रहा है, जो तबका LGBTQ कम्युनिटी के नाम से अपनी पहचान रखता है और इन्हें शादी से जुड़े कई लाभों और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शादी करने का अधिकार सिर्फ जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। इसमें अपने जीवन साथी के साथ बच्चा गोद लेने की क्षमता, एक परिवार के रूप में रहना, संपत्ति का अधिकार, चिकित्सा आपात के दौरान दस्तावेजीकरण, सामाजिक मान्यता और इसके साथ साथ सामाजिक योजनाओं का लाभ लेना भी शामिल है। LGBTQ समुदाय के लोग इन सभी अधिकारों से वंचित रहते हैं। हालांकि LGBTQ समुदाय के लिए विवाह का अधिकार स्थापित करना कोई सरल कानूनी प्रक्रिया नहीं है और इसे एक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए कई प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं और इसके लिए कानूनी जटिलताएं और बाधाओं को दूर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, संपत्ति से जुड़े कानून, हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम, यहाँ तक कि बीमा, बैंकिंग तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए कानूनों में भी बदलाव करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं या दस्तावेज होते हैं, उनको भी एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वैसे ये सुनने में बहुत कठिन काम लग रहा है, लेकिन क्या इन जटिलताओं के चलते हुए हम एक समाज को उनके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं? और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये कितना न्याय संगत और कितना सही है। देश में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पहले भी बहुत सारे कानूनी बदलाव किए गए हैं। ये मिसाल वोट देने के अधिकार के बारे में है। हमारे देश के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुए और 21 फरवरी 1952 तक चले। क्या आप जानते हैं, अन्य लोकतंत्रों के विपरीत कई जटिलताओं के बावजूद भी हमने अपने देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म लेने के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हर व्यक्ति को मतदान देने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है और हमें वो प्रणाली बनानी पड़ेगी। फिर भी हमने मतदान देने के अधिकार को स्थापित किया और ये इसलिए किया गया कि इस प्रणाली में जो चुनौतियां हैं, उससे ज़्यादा हमने इस बात को प्राथमिकता दी कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया जा सके। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्ष पहले बेघर व्यक्तियों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जा सके, इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और जिससे ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक शासन व्यवस्था को आकार देने के लिए सभी व्यक्तियों की आवाज़ उसमें शामिल है। लोगों का अधिकार स्थापित करना तथा उसे सुनिश्चित करना, ये पहला कदम है। इसके अलावा प्रणालियों में संशोधन, उनमें जटिलताओं को दूर करना, ये एक बाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप खुद सोच समझकर इस बात का जवाब दीजिए कि किसी जटिल प्रक्रिया के कारण अगर आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए
तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे?